गुड मॉर्निंग। बैठो भैया भैया। ऐसा सुना है मैंने तुम्हारी लास्ट क्लास नहीं है आज। बस उसी का प्रबंध करने में लगा हुआ हूँ। उसी का प्रबंध करने में लग रहा हूँ कि लास्ट क्लास तुम्हारी लग जाए किसी। ऐसा तो मैंने कुछ लिखा है नहीं। सॉल्यूशन इज प्रेसिपिटेट। क्यू ग्रेटर की एसपी में क्या लिखा है मैंने? सॉल्यूशन इज प्रेसिपिटेट है। सॉल्यूशन कैसे प्रेसिपिटेट हो जाएगा? लो, अगली इस क्लास के बाद कितने भाग जाते हो तुम? फोर्थ में कितने भाग जाते हो? अरे भाग जाते हो। आधे मान लेते हैं, आधे बचेंगे इसमें से ना। हाँ, दोनों को कंबाइंड पढ़ा लूंगा फिर मैं फोर्थ में। सेवन फ्लोर पे है एक बड़ा कमरा, 350 बच्चों में। ये लिखना, एक मिनट में समझा रहा हूँ क्या है। सेवेंथ पे थोड़ी ना क्लास चल रही है कोई। सेवेंथ तो खाली है। तो वो तो बड़ा कमरा है, वो तो सेवेंथ वाला। सेवेंथ की करो व्यवस्था। क्या मना करते? लोग क्या करोगे? बाहर बहुत तूफान का मौसम हो रहा है। 1 बजे तक मौसम साफ हो जाएगा तो।
लिखो लिखो, ये तो लिखो फटाफट। क्या क्या नहीं करते हैं? लो लिखो इसको जल्दी। स्लो पढ़ोगे तो फिर अपने आप ही अगली क्लास में पढ़ना पड़ेगा, और क्या। जो लास्ट आर्टिकल आयनिक प्रोडक्ट क्यू हमने पढ़ा है, उसको न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं, उस चीज को कंक्लूड समरी फॉर्म में हमने ये लिखा हुआ है आपके बिल्कुल आखिरी आर्टिकल में। क्यू और केएसपी के कंपैरिजन के 3 केसेस लिखे थे हमने, कि अगर हम किसी जगह क्यू सॉल्व कर रहे हैं और केएसपी पहले से दिया है, उससे वो छोटा आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, इक्वल टू का मतलब क्या है, एंड ग्रेटर देन का मतलब क्या है। और उससे पहले जहां टेबल में हमने 3 डिफरेंसेस बताए थे, उसमें मैंने कहा था तीसरा ही मेन डिफरेंस है, क्वेश्चन उसी से बनता है। और वो मेन डिफरेंस ये था कि अगर आप कोई ए बी कंपाउंड ले रहे में डायरेक्टली ए बी ही डाल रहे हो, तो ए प्लस बी माइनस दोनों आयंस का सोर्स ए बी सॉलिड खुद है। तो केएसपी में आपने थर्ड पॉइंट लिखा था, बोथ आयंस कम फ्रॉम द सेम कंपाउंड। लेकिन क्यू में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। क्यू में आप 2 अलग अलग रिएक्टेंट मिलाओ और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट में कंपाउंड बनना है उसका भी क्यू निकाल सकते हो आप। उस प्रोडक्ट में एक आयन एक रिएक्टेंट से आया होगा और एक आयन दूसरे रिएक्टेंट से आया होगा, तब भी वो मल्टीप्लाई होके क्यू दे सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो लॉजिक है वो क्या है, वो मैं समझा रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कंपाउंड ए बी का सॉल्यूशन है इस बीकर में, और एक कंपाउंड सी डी का सॉल्यूशन है इस बीकर में, और ए बी प्लस सी डी की रिएक्शन से कुछ ए डी बनना था, और मुझे इस कंपाउंड का प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं ये चेक करना है। क्वेश्चन में आपको इसका केएसपी दिया हुआ आएगा और आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा इनके कुछ डेटा देकर कि अगर ये दोनों मिलाए जाएंगे तो आफ्टर रिएक्शन बनने वाला वो एडी प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं। रिएक्शन से तो हमेशा एडी बनना ही है। अगर आपका Q लेस देन केएसपी रह गया या इक्वल टू केएसपी रह गया तो आप बोलोगे एडी बना तो है रिएक्शन से, पर वो सॉल्युबल फॉर्म में ही रहेगा, वो बैठा हुआ नहीं दिखेगा। और अगर मिक्सिंग से जो एडी प्रोडक्ट का Q आया वो एक्सीड कर गया केएसपी को, तो वो बना भी होगा और बैठा हुआ भी दिखेगा आपको पीपीटी फॉर्म में। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है और कौन सी लैंग्वेज पे कौन सी कंडीशन लगानी है वो समरी हमने वहां लिख रखी है, मैं उसी का पैटर्न समझा रहा हूं। मान लीजिए मैंने सिंपल डेटा आपको आसानी से समझ में आए कि नाम पे मैंने बोला ये ए बी मेरे पे 2 मोलर है, केएसपी वैसे 10 की नेगेटिव पावर्स में होते हैं, आपको आसानी से बात समझ में आए के लिए मैंने कहा मान लो केएसपी का भी 10 होता। और अब इसमें ऐसे समझिए कि आपको दोनों कंपाउंड जिनकी रिएक्शन करानी है उनमें से एक तो पूरा वन टाइम में सप्लाई कर दिया गया कि ए बी तो 2 मोलर पूरा है, लेकिन सी और डी वाला जो है वो ग्रेजुअली मिक्स कर रहा हूं मैं। ये वो टाइट्रेशन वाले स्टाइल में इमेजिन कर लीजिए कि सी और डी वाला सॉल्यूशन जो है यहां से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराया जा रहा है। तो हर ड्रॉप जो सी और डी वाले कंपाउंड की गिरेगी वो उस ए बी से रिएक्शन करके ए और डी बना रहा होगा। सही बात है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में जिसका केएसपी दिया हुआ है उसी का क्यू का फॉर्मूला लिखना है। जिसका केएसपी दिया है उसी का क्यू का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि क्यू और केएसपी कंपेयर होने तो एक ही कंपाउंड के होने चाहिए। तो आपने ए डी नाम के कंपाउंड का क्यू लिखा। कैसे लिखा जाएगा, केएसपी वाले स्टाइल में। तो ए डी अगर ए प्लस डी माइनस से मिलकर बना है तो आप क्यू में ए प्लस की कंसंट्रेशन और डी माइनस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई करना चाहते हो। और यही आपके उस टेबल का तीसरा पॉइंट है। एडी का क्यू निकालने के समय जो ए प्लस आप उसमें पुट करने वाले हो वो सप्लायर उसका कोई और है। कौन, ए बी।
ए बी है जो आपको ए प्लस प्रोवाइड करेगा और वो ए प्लस आप यहां पुट कर रहे होंगे। सिमिलरली जो दूसरा रिएक्टेंट है वो आपको डी माइनस प्रोवाइड करेगा जो आप यहां पुट करेंगे। तभी हमने क्यू में लिखा है कि क्यू में आयंस अलग अलग सोर्स से भी आ सकते हैं। जो रिएक्शन आपके प्रोडक्ट में कंपाउंड दे रही है उस प्रोडक्ट के दोनों आयंस के सोर्स दो अलग अलग लोग हैं, एक ने कैटायन भेजा एक ने एनायन भेजा। आपको सिर्फ क्या चेक करना है कि दोनों अलग अलग जगह से आने वाले आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई केएसपी से कम इक्वल रहेगा या ज्यादा हो जाएगा। अब मैंने कहा ए बी मेरे पास नीचे वाले बीकर में लमसम एक साथ मौजूद है, तो अगर ए बी है 2 मोलर तो टूट के इसने कितना 2 मोलर ही ए प्लस दिया होगा, तो आपके पास यहां पे 2 मोलर ऑलरेडी है। अब आप इमेजिन करिए कि मैंने आपसे कहा सी डी जब गिरता है तो उसकी हर एक बूंद 1 मोलर की होती है। एवरी ड्रॉप ऑफ सी डी गिरने के समय एक बूंद वो 1 मोलर की है। तो फर्स्ट ड्रॉप गिरी, क्या होगा? फर्स्ट ड्रॉप ने आपको सी डी 1 मोलर दिया होगा जिससे डी माइनस 1 मोलर मिलता। आपने यहां वो रखा और क्या बोलते हैं आप, दोनों अलग अलग जगह से आने वाले आयंस का मल्टीप्लाई क्यू 2 अभी केएसपी 10 से छोटा चल रहा है। मैंने कहा अगली ड्रॉप गिरी, ये 2 मोलर आ चुका है, 2 इंटू 2 4, अभी भी आप 10 से कम है। करते करते आप 5 ड्रॉप्स गिरा चुके हो, करते करते आप 5 ड्रॉप्स गिरा चुके हो जिससे 5 मोलर सी इंटू डी गिर चुका है और यहां 5 आ चुका है। तो आप इससे पहली वाली ड्रॉप तक तो लेस देन में चल रहे थे, इस वाली ड्रॉप पे आप इक्वल टू पे आ चुके हो। तो आपका क्वेश्चन वो वाला कंडीशन अब पढ़िए क्या लिखा है। अगर क्वेश्चन वाले ने आपसे पूछा होता सी एंड डी कंपाउंड के बारे में कि इसको ज्यादा से ज्यादा कितना मिला सकते हैं कि ये ए और बी से रिएक्ट करके एडी का प्रेसिपिटेट ना बना पाए, तो लास्ट कंडीशन इक्वल टू तक ही तो है, लेस देन में भी नहीं बन रहा था प्रेसिपिटेट और इक्वल टू में भी नहीं बन रहा था। तो फाइनल वैल्यू मैक्सिमम जितना मिला सकते हैं जिससे कि प्रेसिपिटेशन ना हो, वो कैसे सॉल्व होती है? Q इक्वल टू KSP से। तो डज नॉट अकर का क्वेश्चन हमेशा इक्वल टू साइन से सॉल्व होता है। और आपने ये जो आंसर है 5, ये वाला पूछा होता क्वेश्चन वाले ने, 2 तो दे ही रखा था ना उसने, ये वाला जो मैंने आपको समझाया बूंद बूंद करके गिर रहा है वो पूछेगा। क्या होगी क्वेश्चन की भाषा? हाउ मच मैक्सिमम CD सॉल्यूशन कैन बी मिक्स्ड विद 2 मोलर AB सॉल्यूशन सो दैट AB डज नॉट प्रेसिपिटेट। आपके क्वेश्चन का नक्शा ये है, जिसका वो KSP दे वो आपका काम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, क्योंकि जिसका KSP दिया है आपको Q उसी का लिखना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वो कंपाउंड दो अलग अलग कंपाउंड की रिएक्शन से प्रोडक्ट की तरफ बनेगा। आप उस कंपाउंड का Q लिखो और उसमें मल्टीप्लाई होने वाले दोनों आयंस दो अलग अलग कंपाउंड से आएंगे, उनमें से एक कंपाउंड की वैल्यू क्वेश्चन ने दे रखी होगी, वो पुट कर दीजिए। जो अननोन वाला है वो आपको सॉल्व करना है। अब वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है, प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, उसके ये केसेस समझाए जा रहे हैं। तो पांचवी ड्रॉप तक आप Q इक्वल टू KSP चल रहे हो, यानी आप बोलोगे AD जो बन रहा है हर बूंद गिरने पे वो सॉल्युबल AB है, PPT फॉर्म में नहीं आया होगा। और ये पांचवी बूंद आखिरी है, इसके बाद खेल बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, क्योंकि जैसे ही 6th ड्रॉप गिरेगी क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 6 उस 10 से ग्रेटर देन चला जाएगा। और अब आपको वो एडी जो अभी तक घुला हुआ दिख रहा था अब वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बैठते दिखना चालू हो जाएगा। तो 5 कैसी वैल्यू हुई फिर? इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर वाली, कि वो आखिरी वैल्यू है जहां तक प्रेसिपिटेशन रोका जा सकता है। जस्ट 5 के बाद से प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा। तो देखिए एक और भाषा, अगर क्वेश्चन में बाउंड्री कंडीशन ही पूछी जानी है, एक और कंडीशन जिसको इक्वल टू से ही सॉल्व करते हैं, तो क्या है? स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग, उसमें क्रॉस नहीं करना है, बॉर्डर पे ही रुक जाना है आपको। तो स्टार्ट्स या बिगिंस टू प्रेसिपिटेट का न्यूमेरिकल भी इक्वल टू KSP रख के ही सॉल्व होता है। 5 ही आपका आंसर किस बात का होता? 5 ही आपका आंसर होता कि 5 पर प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है, ऐसा भी बोलना है। और 5 वो आखिरी वैल्यू जिस तक प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, उसका आंसर भी 5 ही देते आप। लेकिन अब अगर क्वेश्चन की भाषा है has been precipitated, gets precipitated, precipitation occurs, तो इन लैंग्वेजेस का मतलब क्या लेते हैं?
प्रेसिपिटेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप इन द मिडिल ऑफ प्रेसिपिटेशन हो, तो आपको अब Q ग्रेटर KSP से क्वेश्चन चालू करना है। लेकिन Q ग्रेटर KSP से आपका आंसर ऑप्शंस के बिना नहीं आएगा। अगर आपका आंसर ऐसा किसी का आ रहा है x इज ग्रेटर देन 5 इक्वल टू नहीं, तो फिर x ग्रेटर देन 5 तो दुनिया में बहुत सारे आंसर है ना। तो जब आप Q ग्रेटर KSP लेके सॉल्व करोगे तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे, आप आंसर की एक रेंज तक पहुंच पाओगे और फिर ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। उस ऑप्शन में 1 2 3 ऑल ऑफ दीज ऐसा कुछ भी हो सकता है जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। कब करना है ग्रेटर देन वाला केस यूज? हैज बीन प्रेसिपिटेटेड टाइप भाषा ऑलरेडी बोल रखी हो तो आप स्टार्ट वाली कंडीशन पे नहीं हो, आप ऑलरेडी एंटर कर चुके हो उस जोन में जहां प्रेसिपिटेशन चल रहा होता है, दैट इज Q ग्रेटर देन KSP। आ रही मेरी बात समझ में? देखिए अब क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा और लगभग यही पैटर्न दिखेगा आपको क्वेश्चंस में जो यहां मैंने एग्जांपल में दिखाया है। लिखिए KSP ऑफ मॉड्यूल लेना एक मिनट। KSP ऑफ CUS, KSP of CUS is (8 into 10 power minus 36). KSP of cupric sulfide CUS is 8 into 10 power minus 36. Find the maximum concentration. Find the maximum concentration of solution containing S-2 ions. Find the maximum concentration of solution containing S-2 ions which can be mixed with ये लैंग्वेज लिखिए 1000th मोलर CuNO3 whole twice solution which can be mixed with 1000th molar CuNO3 whole twice solution so that अभी तक की क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप बता सकते हैं मुझे लास्ट में क्या लिखना है? विल गेट कि विल नॉट गेट? क्वेश्चन की भाषा में ऑलरेडी आ चुका है। ज्यादा से ज्यादा कितना? मैक्सिमम, तो विल नॉट ही आएगा मैक्सिमम में। लिखिए सो दैट CUS डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड, so that CUS does not get precipitated. मुझे Q किसका लिखना चाहिए? जिसका KSP दिया हो उसका Q लिखना है, यानी CUS। तो CUS को आयंस में प्रॉपरली तोड़ लेना जरूरी है क्योंकि Q में किस आयन पे पावर क्या आएगी तभी डिसाइड होगा। तो CUS Cu+2 S-2 वाला है, यानी कि आपको उसका Q Cu+2 इंटू S-2 से लिखना है। और अभी इस Q के एक्सप्रेशन को क्या करना है मुझे? KSP के इक्वल ग्रेटर
लेस वाला तो कंडीशन है ही नहीं, आपका जो क्वेश्चन होगा वो इक्वल टू से या ग्रेटर से सॉल्व होगा. डज नॉट गेट प्रेसिपिटेटेड में इक्वल टू KSP कंडीशन है. फॉर प्रेसिपिटेशन टू नॉट अकर, प्रेसिपिटेशन ना होने के लिए आपको या तो Q को लेस देन KSP रहना था, और क्वेश्चन में मैक्सिमम बोला है तो आप अप टू इक्वल टू KSP तक सेफ हैं, तब तक प्रेसिपिटेट नहीं बनना है. अब क्या बोला था मैंने, Q में जो भी दो आयंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो दो अलग सोर्स से आ रहे होते हैं. क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के यही फील आ रहा है कि नहीं. आपके पास एक बीकर में ऑलरेडी कौन है, कॉपर नाइट्रेट, जो Cu+2 का सोर्स है, और उसमें बाहर से कौन मिलाने की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी जिसने S-2 दिए हैं. तो आपके पास दिमाग में ऐसा कुछ डिजाइन होना चाहिए कि CuNO3 होल ट्वाइस सॉल्यूशन ऑलरेडी है जो आपको Cu+2 दे रहा है, और बाहर से जो आप सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं वो आपको S-2 देगा. इनमें से कौन सा पता है मुझे, कौन सा लाना है. Cu+2 मुझे कॉपर नाइट्रेट की वजह से पता है. 1000th मोलर वर्ड का मतलब 1/1000 है, तो 10⁻³ ये आपके पास Cu+2 अवेलेबल है. यही है कि कुछ इसमें इंटू करना है. ये Cu+2 है इसलिए इंटू नहीं करना है. यहां से NO3- चाहिए होता तो डबल कर रहे होते. जो कंपाउंड है उसमें क्यूप्रिक Cu+2 आयन तो एक ही है, तो यही वैल्यू Cu+2 की है. नाइट्रेट आयन चाहिए होते तो डबल होते. और S-2 वाली कंसंट्रेशन हमें निकालनी है, बस खत्म हो गया क्वेश्चन. तो आप Cu+2 वाली वैल्यू इंटू S-2 मिसिंग चल रहा है, इक्वल टू KSP जो भी था वो रख दो. कितना था, 8 10⁻36. क्वेश्चन का जो मैथ्स पार्ट है वो रिलेटिवली इजी रहता है, लेकिन आपको कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि ये जो मैथ्स हो रही है किस लॉजिक से हो रही है. अब ये आंसर को आपको फील करना है तो इसको वही ड्रॉप बाय ड्रॉप से इमेजिन कर लीजिए कि एक सर्टेन ड्रॉप तक जब इतना S-2 गिर चुका होगा तब तक आप बोलोगे Cu+2 के साथ वो S-2 कंबाइन करके COS बना रहा होगा, लेकिन सॉल्युबल COS बना रहा होगा. जैसे इस वैल्यू से ज्यादा गिर गया S-2 तो COS का प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाता. तो डज नॉट प्रेसिपिटेट का आखिरी स्टेशन ये है, यहां तक आप रोक पा रहे हो उसके प्रेसिपिटेशन को नॉट अकरिंग से. बफर सॉल्यूशंस जहां पे पढ़ाया था उसमें आपको ध्यान होगा ऐसा कुछ लिखाया था कि अगर सॉल्ट का M1V1 है और एसिड या बेस का M2V2 है, तो अगर मिला देते हैं तो वॉल्यूम ऐड हो जाता है, मोलैरिटी बदल जाती है, तो आपको नई मोलैरिटी निकालनी चाहिए. यही है लॉजिक. अब ऐसा क्वेश्चन यहां प्रेसिपिटेशन में भी बनता है, और वो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है. आपको एक कंपाउंड का KSP दिया आएगा, उस कंपाउंड में जो दोनों आयंस हैं वो दोनों आयंस हर ऑप्शन में लिखे होंगे और कुछ कुछ मोलैरिटी लिखी होगी. आपसे सिंपली ये पूछा जाएगा इनमें से कौन से पेयर ऑफ मिक्सिंग से वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो जाएगा. तो आपको क्या करना है, केवल KSP दिया हुआ है और प्रेसिपिटेट हो जाएगा के नाम पे हर ऑप्शन में जो दोनों दोनों कंसंट्रेशन दी है वो मल्टीप्लाई करके देखती जानी है, और KSP से कब ग्रेटर देन आ जाएगा वहां वो कंपाउंड प्रेसिपिटेट हो जाएगा. लेकिन आपको उस क्वेश्चन में एक गलती से बचना है, और वो गलती क्या होती है, क्वेश्चन में जो लिखे आएंगे हर ऑप्शन में वो आपको यहां सीधे नहीं पुट करने रहे होंगे, क्योंकि क्वेश्चन की भाषा में लिखा आया होगा इसका M1 एंड इसका M2 वर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम या वर मिक्स्ड इन वॉल्यूम रेशियो 1:2. तो आप वो वॉल्यूम वाली बात तो कहीं काम में ले ही नहीं रहे, आपने तो वो कंसंट्रेशन सीधे इंटू कर दी. क्या होना है उस वॉल्यूम का काम, आपको वही मानना है कि M1V1 अलग रहा होगा, M2V2 अलग रहा होगा. तो जब ये मिक्स हुए होंगे तो वॉल्यूम ऐड होने की वजह से कंसंट्रेशन बदल गई होगी. आप पहले वो नई कंसंट्रेशन निकालोगे, उसके बाद उन्हें मल्टीप्लाई करके देखोगे कि KSP से ग्रेटर लेस कैसा आ रहा है. आ रही बात समझ में, लिखिएगा
क्वेश्चन है KSP of CaSO4, KSP of CaSO4 is 4 into 10 power minus 6. KSP of calcium sulfate CaSO4 is 4 into 10 power minus 6. If 50 ml of 0.04 molar, if 50 ml of 0.04 molar calcium nitrate CaNO3 whole twice solution, if 50 ml of CaNO3 whole twice solution is mixed with is mixed with 150 ml of, if 50 ml of 0.04 molar CaNO3 whole twice is mixed with 150 ml of 0.006 molar Na2SO4 solution. If 50 ml 0.04 molar calcium nitrate is mixed with 150 ml of 0.006 molar Na2SO4 solution, then find whether CaSO4 gets precipitated or not. Then find whether CaSO4 gets precipitated or not. अभी मैं 4 ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं आपको, मैं इसको दूसरे वे में, मैं इस क्वेश्चन में फाइंड द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ CaSO4 ऐसा भी पूछ सकता था क्वेश्चन, और वो क्यों निकालने के बाद ही मुझे KSP से बड़ा छोटा आ रहा है, पीपीटी बनेगा या नहीं, ऐसा देखना है. पहले क्वेश्चन में जो कंपाउंड है CaNO3 होल ट्वाइस, बोलिए उसका M1V1 कितना कितना है? 0.04, या इसे 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख ले रहे हैं, वॉल्यूम है 50. इसका काम क्या है? क्वेश्चन में जो मेन कंपाउंड है जिसके लिए Q निकलेगा वो कौन है? Q उसका निकलता है जिसका KSP दिया होता है, तो कैल्शियम सल्फेट है जिसका Q निकलना है. पर क्वेश्चन में कैल्शियम सल्फेट बनेगा कैसे? इन दोनों की रिएक्शन से प्रोडक्ट साइड पे CaSO4 बनना है, तो इसका काम क्या है? CaSO4 में Ca+2 भेजने का, और SO4 वो Na2SO4 से आएगा. दूसरा कंपाउंड है Na2SO4, बोलिए उसका M2 कितना? 0.006 या 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, और वॉल्यूम है 150. तो अब हमने आफ्टर मिक्सिंग इनके M डैश निकाले. कैसे निकलते थे M डैश? M इंटू V से मोल और नए टोटल वॉल्यूम से डिवाइड, तो इसका M1V1 अपॉन V टोटल ये आप निकाल रहे हो. 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 इंटू 50 डिवाइड बाय 200 आ जाएगा. ये 4 बार कट गया, 4 4 कट गए, 10 पावर माइनस 2. ये आपके पास इस कंपाउंड की नई M मोलारिटी आई है. ऐसे ही इधर M2 डैश M2V2 बाई V टोटल से 6 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 200, ये आ रहा है 4.5 10 पावर माइनस 3. फिर मैं आपसे पिछले क्वेश्चन की तरह पूछ रहा हूं, कॉपर नाइट्रेट का काम टूट के कौन सा आयन देना था? Cu+2 देना था. अगर नाइट्रेट देना रहा होता तो
आप इंटू 2 कर रहे होते। वैसे ही अभी आपने ये जो नए एम डैश निकाले ये किसके हैं? इन कंपाउंड की नई मोलैरिटी है। अभी तो आप कंपाउंड पे ही बैठे हो ना, अब आपको इन कंपाउंड से उस आयन पे कन्वर्ट होना है जिसको आपको मल्टीप्लाई करके क्यू लाना है। लेकिन लकीली इसमें कैल्शियम एक ही है, इसमें SO4 एक ही है, तो इतनी की इतनी कंसंट्रेशन आपको इससे मिलने वाले कैल्शियम +2 की रही होगी और इतनी ही कंसंट्रेशन इससे मिलने वाले SO4-2 की रही होगी। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? अगर मेरे को इस वाले से NO3- चाहिए रहे होते तो ये एक इंटू 2 और हो रहा होता, क्योंकि ये डबल नाइट्रेट देगा। अगर इससे मुझे Na+ निकालने रहे होते तो मैं इंटू 2 कर रहा होता, और मुझे इससे कैल्शियम चाहिए, इससे SO4 चाहिए। आंसर आ चुका है। अब क्या करना है? अब मुझे मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करके Q ऑफ कैल्शियम सल्फेट निकाल लेना है। तो Q ऑफ कैल्शियम सल्फेट इन दोनों के मल्टीप्लाई से आ रहा है 4.5, पावर मल्टीप्लाई पे हो गई 10 की पावर -5, और KSP आपको दिया है 4 × 10⁻⁶, यानी कि Q ग्रेटर देन KSP चल रहा है, विल गेट प्रेसिपिटेटेड। ये आप आंसर दे दोगे। इससे इजियर वाला ऐसा होगा जिसमें दोनों आयंस की कंसंट्रेशन ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखी होंगी, आपको केवल उन्हें पुट एंड सॉल्व करते जाना है। ऑलमोस्ट इसी लॉजिक वाला लॉजिक इसका पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन स्लाइटली कम मेहनत है क्योंकि आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस वाला डेटा आप सीधे ही पुट कर दे रहे हो, आपको वो स्टेप अभी भी V/2V वो वाला करना पड़ेगा। इस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस तो अभी भी है, लेकिन फिर भी रिलेटिवली जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। आपको Q ग्रेटर देन KSP चाहिए फॉर AgCl प्रेसिपिटेटेड के लिए, और ऑन मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम आपका जो V टोटल है, अगर V1 और V2 दोनों को आपने V माना होगा तो वो V टोटल 2V यानी डबल आ रहा होगा, यानी कंसंट्रेशन जितनी ऑप्शन में दिख रही है उससे आधी करके लिखनी है। आप सोचिए यहां पे आपने कुछ नंबर लिखा और उसमें V/2V हो रहा होगा, तो वो अपने नंबर से
आधा रह जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हमेशा से पढ़ा है हमने मोलैरिटी को, तो बराबर बराबर V मिलाने पे वॉल्यूम डबल होने पे M आधा रखना है, यानी ये जो नंबर दिए फॉर्मूले में रखने के समय आपको उन्हें हाफ हाफ करके रखना है। ऐसे क्वेश्चन में अक्सर ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं कि सर आधा नहीं भी करा तो भी वही आ रहा था मेरा तो, लेकिन वो कोइंसिडेंस है। मैं ऐसे ऑप्शन में कंसंट्रेशन दे सकता हूं कि आप आधा किए बिना करोगे तो अलग गलत वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा। हो सकता है 10 की पावर वो ऑलरेडी ऐसी दे रहा हो कि आपको और किसी ऑप्शन में एक्सीडिंग KSP नहीं आ रहा हो, इवन इफ डायरेक्टली ही पुट हो रहा हो, लेकिन लॉजिक तो यही कहता है कि आपको वो V/2V वाला स्टेप करना चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला आप रखते तो Q में 10⁻⁻⁴ का आधा दोनों जगह से ऐसे निकाल रहे होते, तो ये 2.5 10⁻⁹ उस बार की वैल्यू आती। 10⁻⁸/4 या उसे 10/4 इंटू 10⁻⁹ लिखोगे तो ये आपका ग्रेटर देन KSP 10⁻⁻10 आएगा। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोला जाता है इस आर्टिकल को, लेकिन स्टिल जो KSP की ट्रेडिशनल वैरायटी है उसमें दिमाग लगभग नहीं लगाना होता, आपको सीधे फॉर्मूले पता होते हैं, S² 4S³ वगैरह, S से KSP या KSP से S, बस मैथ्स पार्ट होती है। इसमें यू हैव टू बी स्लाइटली एनालिटिकल ऑल्सो, थोड़ा सा तो उससे मॉडरेटली टफ है, बट ओके है। एक बार आपने वो कंसेप्ट समझ लिया कि क्यू निकालना किसका है और उसमें दोनों कंसंट्रेशन कैसे पुट होनी है, आपका थॉट प्रोसेस ये रखना है आपको कि मेरे को क्यू उसका लिखना है जिसका क्वेश्चन में KSP दिया आएगा, उसका प्रेस्टेशन होगा या नहीं होगा उसके मुझे दो अलग अलग केसेस समझाए गए हैं। प्रेस्टेशन नहीं होने देना या बिगिन या स्टार्ट प्रेसिडेटिंग, तो मुझे इक्वल टू से एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, तब ऑप्शन नहीं भी दोगे तो चल जाएगा। अगर हैज बीन प्रेसिपिटेटेड, गेस प्रेसिपिटेटेड, ये सब लिखा है तो ग्रेटर देन से आपका आंसर इनइक्वालिटी फॉर्म में ही सॉल्व होगा, तब ऑप्शन से देख के ही आप एग्जैक्ट आंसर बता पाओगे। और जिसका आप क्यों लिख रहे होंगे, क्वेश्चन में दो अलग अलग कंपाउंड ऐसे दिए आए होंगे जिनमें से एक कंपाउंड का काम उस क्यू में पॉजिटिव आयंस भेजने का रहेगा और दूसरे कंपाउंड का नेगेटिव आयंस भेजने का रहेगा। लिखिए, एक और क्वेश्चन बोल रहा हूं। KSP of CdSO4, cadmium sulfate, KSP of CdSO4 is 5 into 10⁻⁹. KSP of CdSO4 is 5 into 10⁻⁹. Find the concentration of H2SO4 solution. Find the concentration of H2SO4 solution which should be mixed with. Find the concentration of H2SO4 solution which should be mixed with solution containing 0.05 molar, which should be mixed with solution containing 0.05 molar Cd plus 2 ions, cadmium plus 2 ions, 0.05 molar cadmium plus 2 ions, so that CdSO4 gets precipitated. So that CdSO4
gets precipitated. मैथ्स के साथ साथ आपको वो जो लैंग्वेज के हिंट थ्योरी के नाम पे लिखाए गए हैं वो याद रखने हैं कि कब इक्वल टू पे चलना है और कब ग्रेटर देन पे. यहाँ पे लैंग्वेज है कैडमियम सल्फेट गेट्स प्रेसिपिटेटेड, तो मुझे Q ऑफ कैडमियम सल्फेट ज्यादा लाना है KSP से. KSP कितना दिया है 5 इंटू 10⁻⁹. कैडमियम सल्फेट का ही Q निकालना है मुझे क्योंकि KSP उसी का दिया है. ये 1,1 टाइप का कंपाउंड है तो इसमें कैडमियम +2 भी एक बार और SO4-2 भी एक बार लिखा जाना है. कैडमियम +2 की कंसंट्रेशन 0.05 यानी 5 इंटू 10⁻⁻2 है. SO4-2 गायब चल रहा है और ये सब चलना है ग्रेटर देन ही चल रहा है, अभी इक्वल टू नहीं है. तो आपका ये नंबर इधर डिवाइड होने के बाद भी जो आंसर SO4-2 का आया 5 कट गए, 2 पावर कट गई. ये आंसर ग्रेटर देन 10⁻⁷ आया है. आपका आंसर इक्वल टू में नहीं आया है. तो क्या करना है आपको 10⁻⁷ तो वो बाउंड्री लाइन है, आपको उसको क्रॉस करना है तब प्रेसिपिटेशन होता दिख रहा होगा आपको. और ऑप्शन में 10⁻⁷ खुद भी है पर ये आंसर नहीं बोला जाएगा इस समय. ये कब का आंसर होता? अगर मेरे क्वेश्चन की भाषा हो जाए बिगिंस टू प्रेसिपिटेट तो मैं इक्वल टू से कर रहा होता और मैं थर्ड आंसर दे रहा होता. गेट्स प्रेसिपिटेटेड में एक्सीडिंग वाला आंसर आप ऑप्शन चेक के हिसाब से देखोगे और वो फोर्थ मिलेगा. सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन या H2SO4 की कंसंट्रेशन एक ही बात है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है. उसकी कंसंट्रेशन और सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन सेम ही है. इसी क्वेश्चन में नीचे स्टार मार्क बना के लिख दो. बहुत ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है मुझे. तुम्हारे दुख के लिए, मेरे दुख के लिए नहीं. ब्रेक में 7th फ्लोर पे जाएंगे, वहां पे बड़ा हॉल वाला रूम है उसमें बैठेंगे, फिर एक कंबाइंड क्लास और होगी. फिर I'm joking. बच गए तुम, वहां कुछ रिपेयर वर्क चल रहा है, हो नहीं पाएगा.
वैसे वो तो मैं एडजस्टमेंट कर देता, उनको आगे से खुद आके पढ़ा देता मैं। एक आर्टिकल उनका बीच में छोड़ देते ना, वो अब बढ़ा देते बाद में। और ऐसे कैसे, अब तो बच गए तुम, क्यों अब टेंशन ले रहे हो। चलो, तो कैडमियम सल्फेट के इस क्वेश्चन में दो पॉसिबल आंसर हो सकते थे डिपेंडिंग अपॉन लैंग्वेज में लिखा क्या है। आपका आंसर थर्ड से फोर्थ इधर उधर कभी भी जा सकता था, बिकॉज द ओरिजिनल क्वेश्चन लैंग्वेज वाज गेट्स प्रेसिपिटेटेड। तो आपको बाउंड्री लाइन क्रॉस हो चुकी है ऐसा ऑलरेडी मानना है, तो आप ग्रेटर देन से सॉल्व कर रहे हैं। आंसर ऑप्शंस में से ग्रेटर देन की उस कंडीशन को जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो एक या एक से ज्यादा कई ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है मैंने यहाँ -4, -5, -6 ऑल ऑफ दी अबव ऐसे लिख रखे होते ऑप्शन, तो 10⁻⁻7 से ऊपर सारे वाले में प्रेस्टेशन हो रहा होता। ऑल ऑफ दीज भी आप आंसर दे सकते थे। अभी के सिचुएशन में ये दो छोटे हैं, ये इक्वल टू वाला यही ग्रेटर देन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन में हल्का सा लैंग्वेज बदल के यहाँ स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग या बिगिंस प्रेसिपिटेटिंग लिखा होगा तो आप इक्वल टू के हिसाब से आंसर थर्ड वाला तब दे के आओगे। ठीक है, एक और लिख लें इस तरह का। KSP of ये कंपाउंड है MOH होल ट्वाइस सॉलिड। KSP of MOH होल ट्वाइस सॉलिड is 10 to the power -11. KSP of MOH whole twice solid is 10 to the power -11. Find the pH of solution. Find the pH of solution mixed with. Find the pH of solution mixed with decimolar solution of. Find the pH of solution mixed with decimolar solution of M+2 ions. Of M+2 ions in order to start precipitation of MOH whole twice. In order to start precipitation of MOH whole twice. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ्स चलती जाएगी, आपको बस वो लैंग्वेज एक बार क्लियर हो गई। क्या है इक्वल टू ग्रेटर, क्या इक्वल टू स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग बोला है, तो आपको इक्वल टू पे चलना है। बहुत आसानी से सिंपल मैथ से 2-3 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन स्टार्ट वर्ड या बिगिन वर्ड पे हमें Q इक्वल KSP पे चालू होना है। हमेशा Q लिखना किसका है, जिसका KSP दिया आया, तो MOH होल ट्वाइस का Q लिखना है। उसके लिए दिमाग में उसको आयन में कितने कितने में टूटेगा वो देखना है, क्योंकि उस हिसाब से पावर आएंगे। तो एक M+2 और 2 OH माइनस की वजह से OH माइनस पे स्क्वायर, और ये इक्वल टू चाहिए हमें KSP के जो 10⁻11 है। अब चलते जाओ, आंसर आ गया। ये वाला आपको 0.1 डेसीमोलर दे रखा है। डेसीमोलर का मतलब होता था 0.1। OH माइनस स्क्वायर गायब है, इसको तब तक चलाते जाइए जब तक pH तक नहीं पहुंच जाए। तो आपको OH माइनस स्क्वायर मिल रहा है 10⁻10, रूट के बाद 10⁻5 माइनस लॉग पे POH 5, 14 माइनस पे pH 9। आप इस 9 को दोनों तरीके की लैंग्वेज में आंसर टिक कर सकते हैं। मैंने पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम pH ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मैक्सिमम pH ऑफ सॉल्यूशन टिल विच MOH होल ट्वाइस विल नॉट प्रेसिपिटेट, तो ये आखिरी बाउंड्री वैल्यू ही बोली जाती। आप इसको हल्का सा भी बढ़ाएंगे
तो आपको प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा वाला जवाब मिल जाएगा। हल्का सा बढ़ाने की बजाय अपन सुविधा के लिए इंटीजर में मान लेते हैं कि मैंने और मोर बेसिक इसको 9 की जगह 10 वाला मिलाया होता। चलो अब रिवर्स में, पीएच में अगर 10 होता तो पीओएच में 4 आता, ओएच माइनस 10 पर -4 आता, -4 का स्क्वायर करते -8, -1 और -9 ग्रेटर देन चल रहा होता, यानी कि आप प्रेसिपिटेशन होता देख रहे होते। तो 9 वो आखिरी है, बॉर्डर है ये, जहां तक प्रेसिपिटेशन नहीं हो रहा होगा। अबव 9 हर एक पे प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। तो आप 9 को दो आंसर बोल सकते हैं, स्टार्ट्स प्रेसिपिटेटिंग का आंसर भी और आखिरी जब तक नहीं होगा उसका आंसर भी इसी को दे सकते हैं। ठीक है, ये फाइनल केएसपी का जो आर्टिकल था उसकी ये लास्ट वैरायटी होती है प्रेसिपिटेशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं। अब जो आर्टिकल्स बच रहे हैं चैप्टर में वो थोड़े से सब डिस्कनेक्टेड टाइप हैं, आपस में उनका कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है। छोटे छोटे से आर्टिकल्स और बहुत हैवी न्यूमेरिकल यूज नहीं है, जिनका कुछ थ्योरी वाला काम ज्यादा है। एक कंसेप्ट जो ऑफिशियली आप अब सीख रहे हो लेकिन इनडायरेक्टली बातों बातों में वो कई बार डिस्कशन में आ चुका है, वो ये है कि जहां ओस्वाल्ड लॉ पहली बार पढ़ाया था और के का फॉर्मूला HX के लिए बनाया था, तो आपको उसमें ऐसे तीनों के नाम आते दिख रहे थे। उसके एंड में लास्ट में नोट में ये लिख दिया था कि ये फॉर्मूला हर एसिड के लिए नहीं है, मोनो वालों के लिए ही है। तो हमने अभी तक 2 या 3 या 4 H+ वाला कोई एसिड डिस्कशन में नहीं लिया है। आपने बफर हो, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो, उनमें हमेशा एस्टिक एसिड, HCN ऐसे वाले ही वीक एसिड यूज होते देखे। लेकिन बीच बीच में एक दो जगह जहां नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट का डिस्कशन आया था, या बफर में टाइप्स ऑफ बफर एक से ज्यादा बन सकते हैं, तो वहां पे पॉलीबेसिक का हल्का फुल्का डिस्कशन आ चुका है। वही अब आप ऑफिशियली लिख रहे हो। समरी ये है कि कोई भी वीक एसिड अगर उसको 2, 3, 4 H+ देने हैं तो उसको एक बार में उतने H+ देने को नहीं मिलते, उसको एक एक H+ के उतने स्टेप्स करने पड़ेंगे जितने टोटल H+ उसको देने हैं। नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो डायबेसिक है तो 2 स्टेप में होना है, 3 है तो ट्राइबेसिक है तो 3 स्टेप में होना है, एंड सो ऑन। और ये मल्टी स्टेप की कहानी ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पे लागू नहीं होती, स्ट्रॉन्ग के लिए भी यही ट्रू है, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले को इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 स्टेप था या 2 स्टेप था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग के लिए अल्फा 100% होने का मतलब है 1 स्टेप होता तो भी 100% होता, 2 होते तो दोनों अलग अलग भी 100% होते। तो आप दोनों को अलग अलग भी तोड़ के लिखोगे तो वापस वो ऐड हो जाएंगे। जैसे H2SO4 है, पहले स्टेप में अगर आपने उसे H+ HSO4- 2 था तो भी वो अल्फा 100% है। HSO4 माइनस को आगे फिर तोड़ेंगे H+ SO4- 2 तो भी 100% मान के उन दोनों स्टेप को आप एक बार में ऐड कर सकते हो। और 2H+ और SO4- 2 ऐसा एक स्टेप में भी लिखा जा सकता है। मेरे लिए इक्विलिब्रियम की स्टडी में मेन फोकस मेरा पॉलीबेसिक वीक वालों पे रहेगा। मल्टी स्टेप में काम स्ट्रॉन्ग वाले भी टूट सकते हैं, पर हमारा मेन फोकस वीक वालों पे है। तो आपको सिर्फ 2 छोटी छोटी बातें पढ़नी है। एक, अलग अलग स्टेप्स में जो डिसोसिएशन होगा उसमें हर इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग सिंबल से डिफाइन कर दिया गया है। तो अगर किसी एसिड को 2 स्टेप में टूटना है, पहला H+ निकलते दिखने पे उसका नाम Ka1 रख दिया गया, दूसरे स्टेप में जब एक और H+ दिया गया तो Ka2 नाम रख दिया गया, 3 वाला है, थर्ड H+ देने पे Ka3 एक और आ जाएगा। तो उतने अलग अलग Ka आपको दिखेंगे। आपसे से 2 बातें पूछी जाएंगी। एक, Ka1, 2, 3 आपस में कंबाइन करके कुछ निकाल सकते हैं क्या, और Ka1, 2, 3 का आपस में कुछ ग्रेटर लेस का ऑर्डर बता सकते हैं क्या। जो पहला फंडा है वो केमिकल इक्विलिब्रियम से सीखा हुआ है आपने, और वो ये है कि अगर कभी भी हम 2-3 रिएक्शंस आपस में जोड़ते थे तो हम बोलते थे उनके K1, 2, 3 मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बस वही यहाँ पे भी लगा देना है। अगर वो सारे स्टेप्स एक एक H+ वाले में दिमाग में ऐड करूंगा तो उनके हर स्टेप के K1, K2, K3 मल्टीप्लाई हो जाते। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल स्टेप के K1, 2, 3, ऐसा एक फॉर्मूला बन जाएगा। 2 स्टेप का है तो K1, K2 2 मल्टीप्लाई होकर दिख जाएंगे, 3 है तो K3 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो दूसरा कंसेप्ट है कि ग्रेटर लेस का ऑर्डर बताना है, वो आर्गुमेंट भी बहुत सिंपल सीधा है। अगर आप पहली बार H3PO4 से H+ निकालोगे, नेक्स्ट बार उसमें जो आयन बना होगा उससे H+ निकालोगे,
फिर जो आयन बना होगा उससे H+ निकालोगे। तो आपको हर स्टेप में H+ एक ही चीज से निकलता नहीं दिख रहा, एक H+ कम होते ही तो चीज बदल चुकी है, ऐसा आयन बन चुका है। नेक्स्ट H+ आप इससे निकलवा रहे हो, फिर यहां आयन बदल चुका है, नेक्स्ट H+ आप इस वाले से निकलवा रहे हो। यानी टेक्निकली अगर मैं आपसे पूछता K1 K2 K3 क्या एक ही चीज के हैं, तो आपको बोलना है नहीं, इन तीनों स्टेप में ACD अलग अलग है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऑल थ्री आर नॉट H3PO4। पहले स्टेप में आप H3PO4 को एसिड बोल रहे हो तो K1 जो होता है वो H3PO4 का होता है। दूसरे बार में आप बोलोगे H+ देने का काम H2PO4 माइनस कर रहा है, तो K2 इस आयन का है। सिमिलरली K3 ये अगला H+ दे रहा है, इसको एसिड बोल रहे हो आप, K3 इस वाले आयन का है। और अब मैं बहुत इजीली इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएंगे प्रूव कर सकता हूं। पक्का K1 से छोटा ही K2 आएगा, K3 और छोटा ही आएगा। उसमें कोई हाई फाई मैथ्स की जरूरत ही नहीं है, केवल 0 प्लस माइनस, अपोजिट्स अट्रैक्ट, सेम वाले रिपेल, ये आप पता होना चाहिए। ओरिजिनली 0 चार्ज था, 0 में से प्लस निकाल लिया, 0 में से प्लस निकाल लिया, H+ डोनेट करवाना है, क्या बन गया माइनस वाला आयन। अब अगले स्टेप में क्या कराना चाह रहे हो आप, माइनस वाले से H+ निकालना चाह रहे हो। माइनस वाला कहेगा मैं तो H+ को पकड़ के रखूंगा, मैं नहीं देना चाहता H+, तो आपको माइनस वाले से H+ डोनेट कराना मुश्किल है एज कंपेयर टू 0 से प्लस निकलवाना। जैसे भी हुआ थोड़ा बहुत निकलवा लिया आपने, अब चार्ज और बढ़ चुका है नेगेटिव में, माइनस का चार्ज बढ़ना मतलब प्लस को और कस के पकड़ के रखेगा। अब प्लस डोनेट करना और ज्यादा मुश्किल है। तो आप बिना मैथ्स के बाय कॉमन सेंस ही समझ सकते हैं कि जब जब मल्टी स्टेप आयनाइजेशन होगा, फर्स्ट बेस्ट स्टेप है, सेकंड उससे और खराब है, थर्ड उससे और खराब है, एंड सो ऑन। अब इस समरी का मेरे पुराने किसी टॉपिक से मोस्टली तो कोई कनेक्शन नहीं है, सेपरेट टॉपिक है ये। छोटा मोटा मुझे कनेक्शन मान लीजिए बनाना है, और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि इसकी कुछ मोलैरिटी दी शुरू की C, K1 K2 K3 सब नंबर दिए, और मैंने कहा pH ऑफ सॉल्यूशन निकालें, pH ऑफ सॉल्यूशन निकालें। हमें पुरानी सारी थ्योरीज पता है, और उसमें कभी ना कभी हमने ऐसा किया है कि HCl अकेला 10 पावर माइनस 2 3 4 वाला हो तो उसके H+ से pH निकल आता था, 10 पावर माइनस 6 7 8 में आ जाए तो वाटर वाला भी जुड़ जाता था, ऐसी सब बातें होती थी। तो मेरा कॉमन सेंस पहले मुझे कहता है कि यहां भी H+ मिला, यहां भी H+ मिला, यहां भी H+ मिला, तो लॉजिक तो ये कहता है कि लंबा क्वेश्चन करो, पहले स्टेप में H+ ढूंढो, दूसरे स्टेप में H+ ढूंढो, तीसरे स्टेप में H+ ढूंढो, ऐड करो, इतना मेरे पास टोटल H+ है, देन टेक माइनस लॉग और pH आ जाएगा। सोच तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको सीधे बोलना है सेकंड भागो यहां से, थर्ड भागो यहां से, और सिर्फ फर्स्ट स्टेप को पकड़ा, उसका H+ C इंटू अल्फा या अंडर रूट K इंटू C, C इंटू अल्फा में अल्फा 1 पहले स्टेप का ही यूज में आ रहा होगा, रूट K इंटू C K1 इंटू C से ही आ रहा होगा, और केवल पहले वाले स्टेप का जो H+ है अप्रोक्सीमेटली उसी को टोटल मान के आप माइनस लॉग लेके pH निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि आप थ्योरी में ये पढ़ चुके होंगे कि हर अगले स्टेप में टेंडेंसी टू गिव H+ और कम होती जा रही है। तो अगर आपने बहुत मेहनत करी भी होती तो आप यहां का 10 पावर माइनस 2 में ला रहे होते H+, तो यहां -5 में आ रहा होता, यहां -8 में आ रहा होता, ऐड करोगे भी तो वो छोटे होके नेग्लेक्ट हो ही जाएंगे। तो आपको pH के क्वेश्चन में वो मल्टी स्टेप्स कोई दिक्कत नहीं करते, और आप जनरली फर्स्ट स्टेप ओनली से आंसर निकाल पा रहे होते हो। हेडिंग लिखिएगा, डिसोसिएशन ऑफ पॉलीबेसिक एसिड्स, dissociation of polybasic acids। लिखिएगा, if basicity of an acid equal to small n, if basicity of an acid equal to n, small n एक सिंबल है, if basicity of an acid equal to n, then it undergoes ionization
then it undergoes ionization in n steps, वही n वापस से inverted commas में लिख दें, then it undergoes ionization in n steps, each giving 1 H plus ion. Each giving 1 H plus ion. If basicity of an acid equal to n, then it undergoes ionization in n steps, each giving 1 H plus ion. n में 1 2 3 कुछ भी बोल के देख सकते हो आप. अगर कोई एक मोनोबेसिक एसिड है तो एक स्टेप में एक H प्लस देके काम खत्म हो जाएगा. 2 वाला है एक एक H प्लस के 2 स्टेप में वो टूटेगा. 3 H प्लस वाला है एक एक H प्लस के 3 स्टेप में टूटेगा. तो नंबर ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इक्वल टू बेसिसिटी, ऐसा कुछ अपन ने लिखा है. अब इसमें H3PO4 वाला ही एग्जांपल ले रहे हैं. अगर H3PO4 एक वीक ट्राई बेसिक एसिड है, ये एक्सेप्शन वाला नहीं है. H3PO3 होता तो 2 ही में आता, H3PO2 होता तो एक ही स्टेप हो रहा होता. ये विदाउट एक्सेप्शन है, 3 H प्लस इसको देने हैं. तो H3PO4 स्टेप 1 में एक H प्लस और H2PO4 माइनस देता. इस एरो के ऊपर हमने K1 नाम रख दिया. सेकेंड स्टेप में वो जो इंटरमीडिएट आयन है H2PO4 माइनस, उससे हमने एक और H प्लस कम करके HPO4 माइनस 2 लिख दिया. और अगेन उस HPO4 माइनस 2 को इंटरमीडिएट आयन मानते हुए एक और फाइनल स्टेप में H प्लस और PO4 माइनस 3 बना लिए. नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लिखने हैं ये आपको बेसिसिटी से खुद याद होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब तक H दिखे उतने तक कम करते गए. एसिटिक एसिड है तो उसके CH3 एक एक करके H नहीं कम कर देंगे. CH3 वाले COOH वाला एक ही हटना है उसका. तो बेसिसिटी का एक्सेप्शन तो अगर है तो आपको याद रखना है. ये एक्सेप्शन नहीं था तो एक एक करके 3 बार आप H प्लस लूज करा सकते थे. अगर हम इन स्टेप्स को ऐड कर दें और कॉमन जो स्पीशीज हैं दोनों साइड कट चुकी हो कि H2PO4 माइनस हमने काट दिया, HPO4 माइनस 2 हमने काट दिया, तो इधर आपको अकेला H3PO4 बचता दिख जाएगा. तीनों H प्लस ऐड हो जाएंगे और बीच के आयंस कट के PO4 माइनस 3. यानी अगर मुझे मल्टी स्टेप वाली स्टोरी नहीं पता होती तो मैंने H3PO4 को ट्राई बेसिक पढ़ के ऐसे ही तोड़ के दिखाया होता कि 3 H प्लस निकाल दो और जो नेगेटिव आयन है वो निकाल दो. आपको रिवर्स में अब ये ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी एसिड के लिए मल्टीपल H प्लस एक झटके में नहीं निकालने हैं. 2 3 4 H प्लस वो एक बार में नहीं देता. तो दिस इज नॉट द एक्चुअल रिएक्शन. उसकी मैकेनिज्म यही है जो ऊपर लिखी है. एक बार में 3 H प्लस देना संभव नहीं है. तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है हमेशा जो भी पॉलीबेसिक एसिड है. हाँ,
क्या चीज? हाँ, एक SnS2 वाला क्वेश्चन कराया था लास्ट क्लास में, तब बोला था ना कि स्क्वायर डिब्बे में आयन का नाम लिखना होता है, कोफिशिएंट नहीं। तो 2OH माइनस में ये टूटा होगा, बट आयन का नाम OH माइनस है। 2 तो उसके जब S के टर्म्स में लिखते तो उसकी वैल्यू 2S करके लिखी जा रही होती, बट आयन के नाम में कोफिशिएंट नहीं लिखना होता। नाउ बुक्स में ये फॉर्मूला हमेशा लिखा होता है कि अलग अलग स्टेप्स के K 1 2 3 अगर हैं तो ओवरऑल डिसोसिएशन या ओवरऑल आयनाइजेशन कांस्टेंट कैन बी द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द इंडिविजुअल कांस्टेंट्स। K 1 2 3 के मल्टीप्लाई को K ओवरऑल बोलेंगे, क्योंकि ये पुरानी थ्योरी है कि रिएक्शंस जब रिवर्सिबल वाली ऐड हो रही होती हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग इस फॉर्मूले का कोई तुक नहीं है। क्वेश्चन वाला पूछेगा K का फॉर्मूला क्या है, तो आप K 1 2 3 मल्टीप्लाई करके बोल दो। वो आपसे K 1 2 3 संख्या में दे और कहे K ओवरऑल निकालो, मल्टीप्लाई कर दीजिए सब, ओवरऑल K जो है इनटू सबसे आ ही जाएगा। लेकिन इसकी तुक नहीं है, कोई सेंस नहीं है K का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि मान लीजिए मैंने वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा होता कि pH निकालो, तो मैंने आपको एक लॉजिक तो बोला था, लंबे रास्ते से सबके H प्लस निकाल के जोड़ते फिर माइनस लॉग लेते। लेकिन आपको K 1 2 3 पावर में अंतर दिख रहा होगा तो आप बाद के स्टेप यूजुअली नेग्लेक्ट कर लेते हो, फर्स्ट स्टेप ओनली से काम कर लेते हो। किसी दूसरे ने बुद्धि ये लगाई कि सर जब अब ये वाला मैंने फॉर्मूला पढ़ ही लिया तो मैं K 1 2 3 को अलग अलग कंसिडर ही नहीं कर रहा, मैं तो K ओवरऑल पे पहुंच जाता हूं और K ओवरऑल वाला ये वाला है, और इस K ओवरऑल से और जो इसकी कंसंट्रेशन है उसकी मदद से मैं H प्लस ढूंढ लाऊंगा, तो उसमें सबका मिला जुला वाला ही आ जाएगा। कभी भी नहीं आएगा, वो बहुत ही बेतुका वाला काम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके तो इस चैप्टर में सारे K 10 की माइनस पावर में है ना। अगर आपको ये वाला मैंने दिया 10 की पावर माइनस 5, ये वाला मैंने दिया 10 की पावर माइनस 8, ये वाला दिया मैंने 10 की पावर माइनस 10, और मैं अभी लिखाने वाला हूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे तो ऐसे ही होगा ना। तो माइनस 5, अगला आना है माइनस 8, अगला आना है माइनस 10, और आपने K ओवरऑल के नाम पे तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखिए क्या हो गया। वो तो 10 की पावर माइनस 23, वो तो सबसे खराब वाला आ गया, सबसे छोटा। तो सबसे छोटे वाले K से सही वाला H प्लस कैसे आएगा? वो तो बिल्कुल ही गलत सलत H प्लस आ जाएगा। तो जो मोस्ट डोमिनेंट है वो K1 वाला ही है, वही आपको सही H प्लस दे सकता है। आपने K ओवरऑल भी यूज कर लिया H प्लस निकालने में, तो उससे सही H प्लस नहीं आ पाएगा कभी भी। तो एक तो ये है हमारा जो फॉर्मूला है, और नेक्स्ट स्टार मार्क में लिखिएगा। नेक्स्ट में स्टार मार्क बना के लिखेगा, इन द फर्स्ट स्टेप कॉमा H plus is in the first step, comma H plus is released from neutral molecule. In the first step, comma H plus is released from neutral molecule. H plus is released from neutral molecule. While in the next steps, comma H plus is released from negative ions. While in the next steps, H plus is released from negative ions. दिख रहा है ना ये बात? बोला है इन द फर्स्ट स्टेप H plus is released from या given by न्यूट्रल मॉलिक्यूल। हमेशा पहला एसिड को 0 चार्ज का था, उससे H plus निकाला है। While in the next steps H plus is released from negative ions. Hence we can say that in a multi-step ionization, comma first step is most effective. Hence we can say that in a multi-step ionization, comma first step is most effective and
tendency to give H plus continuously decreases in each step. Hence, we can say that in a multi-step ionization, first step is most effective and tendency to give H plus continuously decreases in each step. और कंक्लूजन करके ये ग्रेटर लेस के ऑर्डर लिख दीजिए. अगर के अलग अलग दिए हैं तो भी K1 सबसे बड़ा दिखेगा, K2 और कम, K3 और कम. अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिए होते तो भी अल्फा 1 हाईएस्ट होती, 2 उससे और कम होती, 3 उससे और कम ही होती. सेम थ्योरी, H प्लस की जगह किसी कई OH माइनस देने वाले पॉली एसिडिक बेस पे भी लगाया जा सकता है. अगर OH होल थ्राइस वाला कोई बेस है तो आप, अगर क्वेश्चन में आपको अलग अलग KB 1 2 3 अल्फा 1 2 3 दिए हैं तो वहां पे भी यही आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि एक एक OH माइनस कई बार में दिया गया होगा, तो फिर हम उसी के अकॉर्डिंग KB 1 2 3 मल्टीप्लाई करके ओवरऑल KB बोल सकते हैं, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में KB 1 2 3 आएंगे ऐसा बोल सकते हैं. कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ज्यादातर बार आपको अलग अलग स्टेप के डेटा जब दिए जाएंगे तो आपको फर्स्ट के अलावा बाकी स्टेप खुद ही रिजेक्ट होते दिख रहे होंगे. आप केवल H प्लस फर्स्ट स्टेप जो पहले के तरीके से AB टाइप जैसा ही बिहेव करता दिखेगा आपको, एक ही कैटायन है एक ही एनायन है, तो उस पर पुराने वाले फॉर्मूले ही लग जाएंगे. अगर आप वन स्टेप को इंडिविजुअली देखोगे तो आप C अल्फा, जिसमें अल्फा फर्स्ट की बात कर रहे हो, या रूट ऑफ K इंटू सी जिसमें फर्स्ट स्टेप का K1 ही रख रहे हो, तो आप केवल इस स्टेप पे फोकस कर रहे होते. मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें किसी रेयर सिचुएशन में हो सकता है फर्स्ट से सेकंड बहुत ज्यादा डाउन ना गया हो, तो आपको कभी कभी सेकंड गिनना पड़ सकता है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाएगा. आपको फर्स्ट वाला सेकंड वाला दोनों बारी बारी सॉल्व करने पड़ेंगे, फिर उन्हें ऐड करके टोटल H प्लस, उससे फिर आप pH निकालोगे. थर्ड तक जाने की नौबत तो कभी भी नहीं आएगी, कभी कभी आपको सेकंड वाला गिनना पड़ सकता है. के ओवरऑल ये जो सबके मल्टीप्लाई से आया है, इसका तो प्रैक्टिकली कोई यूज है ही नहीं. ये तो जस्ट बाय डेफिनेशन, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि स्टेप्स ऐड होते हैं तो के मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इसलिए फॉर्मूला बन गया. क्योंकि वो सारे के 10 की पावर माइनस में होंगे, के ओवरऑल आपको सबसे छोटा आता दिखेगा, तो के ओवरऑल का कोई मैथमेटिकल यूज पॉसिबल नहीं है.
मंडे वाले टर्न में बफर तक का डिस्कशन है ना, याद से कर लेना। छुट्टी तो हो नहीं रही सैटरडे की यार, करो ना कुछ तुम। अरे बच्चे ही भगवान है, हमारे कहने से तो कोई कुछ नहीं कर रहा। तुम जाके वहां बीच ब्रेक में 4-5 चक्कर खा खा के गिर जाओ, अरे हमें तो बहुत टेंशन हो रही है टेस्ट की, हमें छुट्टी चाहिए 2 दिन, 2-4 ऐसे वहां पे गिर जाओ जाके। जिसके बाल बड़े हो वो एकदम से वहां ब्रेक में जाके ऐसे माता आ गई हो जैसे, वहां पे थोड़ा एक्टिंग करो जाके, प्रेशर बनाओ, काउंटर पर्सन ऊपर तक आवाज उठाएगा, बच्चे बहुत तनाव में, छुट्टी करनी जरूरी है। नहीं होगी, नहीं तो छुट्टी नहीं हो रही इस बार सैटरडे की। लिखो क्वेश्चन है, H2S is a weak, H2S is a weak, H2S is a weak di basic acid which dissociates as follows. H2S is a weak dibasic acid which dissociates as follows. H2S is a weak dibasic acid which dissociates as follows. तो एक एक H प्लस के 2 स्टेप उसके दिखा रखे हैं। H प्लस HS माइनस, ये स्टेप पे K1 लिखा है, और नेक्स्ट स्टेप पे HS माइनस से अगला H प्लस निकलने पे K2 लिखा है। बोलो। हमें केवल वो जो थ्योरी में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसके बेसिस पे आंसर दे देना है। 2 टाइम्स 1000 टाइम्स ये सब ढूंढना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये फॉर श्योर है कि K2 लेस देन K1 ही आना चाहिए। तो आपके सारे ऑप्शंस रिजेक्ट हो जाएंगे एक्सेप्ट वन, जो आपका थर्ड वाला है। K2 K1 बराबर नहीं हो सकते, ना ही K2 1000 टाइम्स या 2 टाइम्स बड़ा हो सकता है। ला वो देना मॉड्यूल एक में।
36 से 62, एक्सरसाइज 1 के 36 से 62, हो सकता है पहले दे रखे हो इसमें से कुछ। 36 से 62 तक एक्सरसाइज 1। सेकंड में है 2 5 7 8, 2 5 7 8 10 11, 2 5 7 8 10 11, 15 16 18 20 24, 15 16 18 20 24। थर्ड में 2 6 8 12, 2 6 8 12, 14 17 18 17 18 23 35 36 47। हाँ, अब मतलब ऑलमोस्ट एंड ही है ये, लगभग सारा हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड वाले 2-4 क्वेश्चन बचेंगे, नेक्स्ट टर्न में समवेयर इन मिडिल हो जाएगा खत्म। धन्यवाद। एक मिनट, ठीक है, याद से ले आना मॉड्यूल डिस्कशन नेक्स्ट टर्न में।